हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का BSSC जो सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। कंप्लीट डिस्कशन होगा दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली अप्रोच करके क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना, विद इन सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। दोस्तों, ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होता है, क्योंकि आपको पता ही है मुद्रा से हम लोग कोई भी वस्तु है इसके बदले में ले सकते हैं। कोई भी वस्तु, चाहे हमें एक फ़ोन खरीदनी है, टेबल खरीदनी है, कुछ भी खरीदना हो दोस्तों, खाने पीने की कोई भी वस्तु हो, तो मुद्रा से ही हम लोग उसको खरीद पाते हैं। मतलब कि पैसे दिए उसके बदले में कोई चीज़ ले लिया। जबकि प्राचीन काल में क्या होता था, सामान के बदले सामान मिला करती थी, ये सब चीज़ें थी ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखिएगा। ये एक्चुअली बाजार के अनुरूप कोई भी उत्पादन करना ही बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जो कि आपको पता ही है, पहले जो नील की खेती हुआ करती थी अंग्रेजों ब्रिटिश टाइम में, तो वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, है ना, क्योंकि बाज़ार में उसका डिमांड था, इस वजह से उसकी खेती करवाई जाती थी। और भी ऐसी फसलें हुआ करती थी जो कि बाज़ार के अनुरूप थी, तो इस वजह से उसको बाजार अर्थव्यवस्था में हम लोग बोल सकते हैं ना। चलिए, और आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था पता ही है, जिसमें तीनों सम्मिलित हो, सार्वजनिक, समाजवादी और बाजार, याद रखिएगा। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो दोस्तों, सागरमाला परियोजना भारत सरकार ने इसको 2015 में लॉन्च किया था दोस्तों, जिसमें भारत में टोटल 6 मेजर पोर्ट बनाए जाएंगे। मेजर पोर्ट 6 है ना। और इसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो क्या है, आपको पता ही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देश के जितने भी पोर्ट है सबको एक कनेक्ट करना, है ना, सबको एक कनेक्टिविटी करके एक जगह लाना, जिससे क्या होगा कि जो भी वो समुद्री वाले मतलब मार्केटिंग है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं समुद्री इलाके से, तो उन सबको बढ़ावा मिले, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, जिसमें आपका तमिलनाडु में 2 पोर्ट को शामिल किया गया है 6 मेजर पोर्ट में। एक आपका कर्नाटका हो गया, एक उड़ीसा का हो गया, एक वेस्ट बंगाल का हो गया दोस्तों, एक महाराष्ट्र का हो गया ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मैं उसका नाम लिख देता हूँ। 2 हो गया तमिलनाडु से, है ना, एक हो गया महाराष्ट्र से, एक हो गया कर्नाटक से, एक हो गया उड़ीसा से, और एक हो गया वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का जो ताजपुर का है ना दोस्तों, वही है ना पोर्ट। चलिए, तो टोटल 6 हो जा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, भारत में अगर कृषि आय की बात की जाए तो ये उत्पादन विधि द्वारा की जाती है इसकी गणना, है ना, उत्पादन विधि द्वारा। कृषि आय के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वन हो गया, खाने हो गई, है ना, माइनिंग वाली, चारागाह हो गया, मत्स्य पालन हो गया, तो ये सब आपका उत्पादन विधि द्वारा इसका मतलब मेज़र किया जाता है, आय की गणना की जाती है ना। अगर वही हम लोग बात कर लें आपकी जो आपका घरेलू उत्पाद हो जाते हैं, कुछ घरेलू सेवाएं हो जाती है, फिर उद्योग व्यापार हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, सार्वजनिक सेवाएं जो होती है, वो सब भी आपकी आय विधि से इसकी आय की गणना की जाती है ना, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है जो कि आपका रीजनिंग से है दोस्तों। यदि CAT को एक कुटिल भाषा में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को क्या लिखा जाएगा? CAT दोस्तों देख लेते हैं। CAT, सी मतलब देखो, सबसे पहले आपको अगर अल्फ़ाबेट याद है तो C का मतलब वो 3 नंबर पे है, आपको पता है। A 1 नंबर पे है दोस्तों, 1 नंबर पे है ना। और T कितने नंबर पे आता है दोस्तों? T20 हमने याद किया था। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो सीरीज कॉन्सेप्ट वाली, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। T20 का है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा T20। तो यहाँ पे सीधा इसका जो प्लेस कोड है वही लिखा हुआ है। तो N कितने नंबर पे आता है दोस्तों? आपको पता ही होगा, N जो आता है वो 14 नंबर पे आता है, MN 13-14। A आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर V आता है कितने नंबर पे दोस्तों? आपको पता ही है 22 नंबर पे आता है V।
फिर आई आता है 9 नंबर पे, I9 हमने याद की थी, फिर n आता है 14 नंबर पे। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ऐसा कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, एकदम सेम मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये इसका बस प्लेस डिजिट याद रखना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है ना, अनुक्रम के अकॉर्डिंग। तो कौन सा होगा देख लेते हैं दोस्तों। देखो पहला लेटर देखो, पहला डिजिट देखो सी, उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई है। सी डी ई मतलब एक एक क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है सब में। डी के बाद देखो ई, सेकेंड वाला देखो डी के बाद ई, फिर ई के बाद एफ। इधर देखो एफ जी, मतलब इसमें आप पहला दूसरा, फिर इसमें पहला दूसरा, फिर इसमें पहला दूसरा, ऐसे करके देखो सब में लगभग बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें भी हो जाएगा दोस्तों। ई के बाद एफ आएगा, एफ तो सब में है, ठीक है। एफ के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा। अगर ई है तो ई के बाद एफ आएगा ना, फिर एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा ना, फिर एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा ना। तो एफ जी आई किस में है दोस्तों, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ जी आई। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में होते ही है एक्चुअली। तो इसमें देखो 2, 3, 10, 15, 26, ये लगभग जो है ना, कहीं कहीं आपको देख रहे होंगे कि कहीं आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पहले आप देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले इसको अप्रोच करना सीखो। डिफरेंस देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस वाला ही चीज़ होगा। अगर डबल ट्रिपल का डिफरेंस होता ना तो आप मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 10, 3 के बाद देखो फिर 15 है, तो 15 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 का ही लगभग डिफरेंस है। तो वैसे करके हम लोग देख सकते हैं इसको ईजिली, है ना। तो देखो 2 के बाद 3, 1 का डिफरेंस है। 3 के बाद 10 देखो 7 का डिफरेंस है। 10 के बाद 15, 5 का डिफरेंस है। और 15 के बाद कितना है, 26 है, मतलब 11 का डिफरेंस है ना। और फिर उसके बाद कुछ नहीं पता, उसके बाद कुछ नहीं पता, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद वाले। ये आपको डिफरेंस दिया 1 का, 7 का, 5 का, 11 का, है ना। अब देखो इसके बाद क्या है, इस दोनों में डिफरेंस देखो तो ज़रा, क्योंकि इससे तो हमें कोई सीरीज पता ही नहीं चल रहा ना। 1 के बाद सीधा 7 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, फिर 11 आ गया, तो इससे कुछ डिफरेंस उतना नहीं पता चल रहा। लेकिन 1 से 7 का देखो +6 हो रहा है ना। फिर 7 से 5 देखो कितना का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है ना। फिर 5 से 11 जाओ, कितना है, +6 का डिफरेंस है ना। तो कुछ यहाँ से आप समझ सकते हो कि +6 -2, +6 तो यहाँ भी -2 हो सकता है, -2 हो सकता है ना। तो यहाँ -2 करने से कितना आएगा, यहाँ पे 9 का डिफरेंस होगा, तब तो -2 आएगा ना। -2 यहाँ तभी आएगा ना, 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो 9 का डिफरेंस आएगा ना दोस्तों, यही हमें पता करनी है ना, कि क्या होगा। तब देखो 11 से 9 का डिफरेंस कितना हो सकता है, 11 से 9 का डिफरेंस कितना हो सकता है। पहले 11 का डिफरेंस था तो 26 था, अब 26 से 9 का डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 से 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 26 और 9 35 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। चलो, तो ये अप्रोच होता है इसे करने का, है ना। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि Q का अर्थ योग करना है, J का अर्थ गुना करना है। देखो थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। Q का अर्थ क्या है, Q मतलब योग करना है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना ना। J का अर्थ क्या है, गुना करना है ना, गुना करना है। चलो, और T का अर्थ है घटाना, T = माइनस है। K का अर्थ है भाग देना, K मतलब डिवाइड है ना। तो करना क्या, आप देखो सबके जगह पे इसको प्लेस कर दोगे, ये जो भी आपको बता रहे हो उसको प्लेस करना है और सीधा उसको कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, आप कर लोगे। चलो मैं इसका आंसर एक्चुअली बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 28, है ना। क्योंकि आप करो ना तो पता चल जाएगा, मैंने करा तो इसलिए बोल रहा हूँ। की के जगह पे डिवाइड है तो 30 / 2, फिर आपका Q पूछ रहा है, Q मतलब प्लस, फिर आपका आ जाएगा 3,
फिर जे मतलब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई कितना बोल रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि वहाँ तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। फिर आपका बोल रहा है के, है ना, 2 3 के बाद जे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और जे के बाद क्या बोल रहा है, टी, टी का अर्थ बोल रहा है घटाना, टी मतलब घटाना। जे तो हमने कर लिया 6 लिखा, फिर टी का मतलब घटाना 5। अब आपको पता है यहाँ पे आप एक ही रूल अप्लाई कर सकते हो, BODMAS, बोर्ड मास पढ़ा होगा ना बचपन में, BODMAS। तो सबसे पहले BO फिर D, तो D हम लोग सबसे पहले करेंगे। D क्या है, यहाँ पे है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, 15, है ना, इसका 15 आ जाएगा। 15 के बाद फिर ये वाला सॉल्व करोगे, क्योंकि BOD के बाद M आता है ना, मल्टीप्लाई, 18 आ जाएगा इसका। BOD हो गया, अब A आएगा, M हो गया, फिर A आएगा, ऐड करना है, तो 15 फिर 18 दोनों को ऐड करोगे, 15 और 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आपको पता ही है 8 5 कितना होता है, 13 2 1 3, 33 हो गया। 33 में से फिर क्या करनी है, इधर 5 माइनस कर देनी है, क्योंकि M A के बाद A आता ना, तो 5 माइनस कर दोगे तो 33 माइनस 5 करोगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गई ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ऐसी क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। तो ये भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। देखो, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले से क्वेश्चन को पता है क्या करनी है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है ना, तो सबसे पहले आप एक डायरेक्शन बनाओगे ऐसे, सबसे पहले यही करना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। चलो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, 9 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, चलिए वह वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से फिर 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तब फाइनली वो व्यक्ति कहाँ है, अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना। उसके बाद वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलेगा, देख रहे हो ना, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा। अब वो व्यक्ति यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अब देखो, मतलब अगर वो व्यक्ति क्या है, देखो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट करा, 9 किलोमीटर चल गया, यहाँ तक ही चल गया। फिर यहाँ से इसने क्या किया, उत्तर की तरफ चला, है ना, उत्तर की तरफ चला, कितना, 3 किलोमीटर। फिर वहाँ से उसने क्या किया, ये पश्चिम की तरफ चला, कितना, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, है ना। और फिर वहाँ से इसने इसका डिस्टेंस पूछ रहा है जो आरंभिक में था, स्टार्टिंग में था, ये वाला, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। तो आपको ये तो पता है कि आपको अगर ये टोटल पता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल पता है, कितना था, ये 9 किलोमीटर था ना, टोटल 9 किलोमीटर। उसमें से उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया, यहाँ तक उसने 5 किलोमीटर चल लिया, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये कितना हुआ, 4 किलोमीटर हुआ, ये 4 किलोमीटर हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हुआ ना। अब इस 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर इधर चला था, तो 4 और 3 किलोमीटर ये हो गया। तो ये वाला आप निकाल सकते हो। आपने ट्रायंगल का वो पढ़ा था ना, जिसमें आपको बेस और हाइट दोनों पता है, आपको कर्न निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है ना, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इजी है ना। देखो, इसको आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है ना, एच का स्क्वायर होता है ना। तो यही आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो बी का स्क्वायर कितना था, एक हाफ का था 4 और एक था 3, है ना, यही ना, 4 और 3 था। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, रूट में 16 प्लस 9, इसको रूट में करोगे कितना आएगा, 25 आएगा रूट में। फिर ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया ना भाई, क्योंकि एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर से अगर ये स्क्वायर हटाया जाए तो ये रूट भी तो हट जाएगा ना, ये रूट भी तो हट जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, 5 का ही तो रूट 25 होता है ना। हो गया ना, क्लियर, इजी है ना। तो ये 5 हो जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ये कौन सा है,
तो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, क्योंकि दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 किलोमीटर यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम भी है, तो आप हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा भी जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला से भी क्वेश्चन निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 समुच्चों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है। तो ये समुच्चय आप देखो कौन सा है, ये पेयर कौन सा है, 12 72 216 है ना, 12 72 216 है, 12 72 216, मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रोल कर रहा है पहले, क्योंकि देखो आप डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से यहाँ मल्टीप्लाई होने वाली है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 छक्के 72, आपको पता ही है 12 छक्के 72 होता है ना, 12 छक्के 72। नेक्स्ट आ गया, अब 72 से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है कि 216 आ जाए। तो आप देख सकते हो 7 3 के 21 है ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7 का पहला पढ़ो तो 21, मतलब 21 के आसपास आ रहा है, तो लगभग ऐसे आप मतलब एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा होगा। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक में आपको मल्टीप्लाई करने का एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। तो 72 से क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 72 से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 ही जाएगा। तो एक आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, एक 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आगे आपको क्या करना होगा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में भी 6 और 3 से मल्टीप्लाई करा ना, देखो अब दूसरे में 6 से पहला मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 छक्के 66, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, तो ये तो प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, ये तो गलत हो गया ऐसे ही। ये देखो 6 5 30 और 30 3 90, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलो, यदि मीट को टीम के रूप में लिखा जाए, यदि मीट को टीम के रूप में लिखा जाए तो बेल को किससे लिखा जाएगा। तो मीट को टीम, देखो एम को टी से इसने करा, ई को ई से, देखो यहाँ एक्चुअली है क्या, आप इसको इजीली समझ सकते हो। MEAT को इसने बस रिवर्स कर दिया है, एम को लास्ट में, पहले को लास्ट में, फिर इसको यहीं रहने दिया है, फिर इसको देखो कैसे रिवर्स किया, ये बस आप यही देख लो, इस यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट और फिर इसके लास्ट को इधर, बस बाकी सब कुछ सेम रहने दिया है ना, देख रहे हो, बस दोनों लास्ट जो लेटर है उसी को इसने रिवर्स कर दिया है, बाकी सबको सेम रहने दिया है। तो ठीक वैसे ही हम लोग उसमें भी करेंगे, बी को लास्ट में भेज देंगे और ई को पहले ला देंगे। ई अपना पहले आ गया, उसके बाद सेम रहेगा AL, फिर बी लास्ट में चला जाएगा, तो EALB किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी था। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके प्रयोग नहीं करके भी बनाए जा सकते हैं, तो कौन सा होगा, स्पेसिफिकेशन, इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो कोई भी इसमें से मैच नहीं कर रहा है। देखो आप यहाँ पे पूरा वर्ड आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, स्पेसिफिकेशन, और फिर दूसरे वर्डों को पढ़ो, फेंटिंग, FA है कॉमन है, I भी कॉमन है, N भी कॉमन है, T भी कॉमन है, IN भी कॉमन है, G लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है दोस्तों, इसमें आप G देखो तो कहीं है क्या, G नहीं है, तो ये वर्ड आपका हो जाएगा, है ना, ये वर्ड हो जाएगा। बाकी सब में देखो जो भी है सब सारे के सारे इसमें कॉमन है, सारे के सारे कॉमन है वर्ड, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं है, इसी वजह से। चलो तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम लोग का भी थोड़ा मोटिवेशन आए कि हाँ कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी को पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करें कि क्या चीज़ें रहीं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर आपके तरफ से कोई रिकमेंडेशन हो तो आप ज़रूर हमें बताएंगे। चलिए, रोशन हार्दिक से लंबा है, ये हो गया रोशन, दिखा देता हूँ अच्छे से, ये हो गया रोशन, रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, रेड रोशन हो गया, है ना, ये हार्दिक हो गए, हार्दिक ये हो गए, इनसे क्या है, लंबा है। हार्दिक क्या है, सुशील से छोटा है, हार्दिक जो है वो किससे छोटा है दोस्तों, सुशील से छोटा है, सुशील से छोटा है,
सुशील से हार्दिक छोटा है ना, याद रखना ये सुशील है। फिर ये कौन है, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, सबको नाम देते चलेंगे ना, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। यही तो होता है, इसमें कन्फ्यूज ही हो जाता है ना बच्चे, इसी वजह से दिक्कत आ जाती है। ये हार्दिक है और ये रोशन है, आर रेड है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले दोस्त पे आते हैं। हम लोगों ने सुशील तक पढ़ लिया। निंजा हैरी से लंबी है, निंजा जो है वो हैरी से लंबी है। अब ये निंजा हैरी, ये निंजा है और ये हैरी है, ये हैरी है। कोई हैरी है दूसरा, देख लेते हैं। हैरी कोई हरा है क्या, इधर देख लेते हैं। ये हैरी हो जा रही है, चलो कोई इशू नहीं है। ये आपकी हैरी है, निंजा जो है वो हैरी से लंबी है। ये एच है और ये एन है, निंजा हथौड़ी है ना। तो ये निंजा है और ये हथौड़ी है। आपको पता चल गया यहाँ पे क्लियरली सब कुछ। अब चलो ये थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है। किंतु हार्दिक से छोटी है, क्या है, निंजा जो है वो हैरी से तो लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है हार्दिक भैया, ये हार्दिक भैया हैं, इनसे ये छोटी है ना। देखो आप यहाँ से छोटी है ना। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है। देखो सुशील यहीं है, रोशन यहाँ है ना, छोटा है। बताइए सबसे लंबा कौन है, तो आप यहीं पे देख लो सबसे लंबा कौन है भाई। तो सबसे लंबा यहाँ सुशील ही है। बस यही तो क्वेश्चन था, आपको बस लाइनिंग कर देनी थी, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे रोशन भैया ही सबसे बड़े होंगे। इजी था ना, बहुत इजी था दोस्तों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 2, 4, 8, 6 को पूर्ण वर्ग बनाने में इनमें से कौन सी छोटी संख्या वो घटाना पड़ेगा। इसके आसपास का कोई ऐसा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए जो इसके आसपास रहा हो। जो ये डिजिट है ना 2, 8, 2, 4, 8, 6, इसके पास का कोई डिजिट है, कोई ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर होता हो, किसी भी नंबर से स्क्वायर होता हो, बस इतना पता होना चाहिए। तो आप 4 चौका 16, 50, 25, 50 होता है ना, मतलब 50 से नीचे होगा, जो भी होगा 50 से नीचे होगा, कोई भी ऐसा नंबर होगा 50 से नीचे होगा। तो आप देख लग सकते हो ना 50 से नीचे क्या हो सकता है। आप एक बार ट्राई कर लो 49, 50 से जब नीचे होगा तब 49 ट्राई कर लो। देखो यही अप्रोच है राइट, जिससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में पकड़ सकते हैं। तो 50, 25 होता है जो कि 2500 होगा, तो उससे नीचे कोई होगा ना, तो आप 49 पकड़ के देख लो। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 का जो स्क्वायर होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका 2401। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर 2401 होता है। 2401 49 का स्क्वायर होता है। अब इसमें अगर आप इसको ला दो, देखो 2401 होता है ना, अब इसमें क्या करना है, 86 है, 86 ऐड करोगे मतलब 85 ऐड करोगे तो 86 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर तो यही आपको पता चल गया कि अगर इसमें 85 माइनस करोगे तो ये 2486 हो जाएगा। मैंने बस अप्रोच करी कि हम मुझे कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है, सीधा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगेगा ये, क्योंकि इसको भी पता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी शहर नगर होते हैं। देखते हैं सभी शहर, ये शहर है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ, आप उसको अच्छे से देख लेना। सभी शहर ये आपके शहर हैं, है ना, और ये नगर होते हैं। चलो भाई नगर मान लिया मैंने। मैं थोड़ा सा नगर को दूसरे कलर से कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा इजी होगा पहचानने में भी। ये नगर होते हैं ना। चलो सभी शहर नगर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी कुछ शहर गांव होते हैं। कुछ शहर, ये आपके शहर हैं लेकिन कुछ शहर ही गांव होते हैं, कुछ शहर। तो कुछ शहर गांव मान लिया मैंने। चलो भाई ऐसे भी तो मान सकते हैं ना, हालांकि इसके अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन गांव का कुछ दिया नहीं था कि सभी नगर के अंदर है ना, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ माना। चलो मान लिया। अब देखो निष्कर्ष क्या बता रहा है, सभी गांव नगर होते हैं। सभी गांव नगर है क्या, ये तो गांव है ना, और ये आपका नगर है, ये नगर है और ये शहर है ना। तो देखो सभी गांव नगर है क्या, सभी है क्या, इसके अंदर सभी तो नहीं है ना।
सभी शहर नगर हैं, बस इतना ही क्वेश्चन कह रहा है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होता है कि आप जो यहाँ पे बोल रहे हो ना उसको 100% आप ट्रू मानो, 100% राइट मानो, 100% सही मानो। बस जो कह रहा है वही, उसकी ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बस तभी आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सही हो जाएगा। वेन डायग्राम की मदद से हमने ड्रॉ भी कर लिया। अब देखो सभी गांव नगर होते हैं, ऐसा ही यहाँ इस पिक्चर में आपको पता चल रहा है क्या कि सभी गांव नगर है, ऐसा ही कुछ वाला पार्ट है जो कि नहीं है, इस वजह से ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ कुछ तो गांव है, यहाँ वाला पार्ट जो है वो जो कि नगर में है, तो इस वजह से ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ गांव नगर है, देखो यहाँ पे कुछ जो पार्ट है ये वाला ये नगर में है, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ऐसे निष्कर्ष वाले में देखते हैं, तो केवल निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए, 3 सत्य है ना, देखो यहाँ पे केवल 3 वाला सत्य है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी है, बस समझना है इसका यहाँ है कि वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लो। इसका जो वेन डायग्राम अच्छे से बना लेगा ना, बस उसका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व, और कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यदि 264 स्टार मार्क 2 = 6 एंड 870 स्टार मार्क 3 = 11, तो 735 स्टार मार्क 5 कितना होगा? तो स्टार मार्क का मतलब डिवाइड है, सीधी सी बात है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। 264 सीधा करते हैं, 264 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है? 132 हो रहा है ना। अब इसको आप ऐड कर दो, सिंगल डिजिट को ऐड कर दो। 1 + 3 + 2 कितना है? 6 आ गया, = 6 दिया हुआ है यहाँ पे। बस यही करनी है, सब में यही करनी है, क्योंकि आप देखो ना 6 तो कभी आ ही नहीं सकता ना ऐसे इक्वल टू में, तो आप इसी डिजिट को बस ऐड कर दो ना, तो सीधा आ जा रहा है। सेम हमें नेक्स्ट प्रोसीड्यूर को करना है। 870/3 करो, इसको कितना आ रहा है? इसको करो कितना आ रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 290, और 290 को आप ऐड करो 2 + 9 = कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। बस 0 तो ऐड होगा नहीं, तो 11 यहाँ पे दिखा हुआ ना, तो बिल्कुल सही है। तो ठीक वैसे ही आपको 735 करना होगा ना, 735 वाले को भी ऐसे ही करना है। आप अप्रोच देखो बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी आती है। 735 डिवाइड बाई 5 करो, इसको कितना आ रहा है? 735 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 147 आ जाएगा, और इसको ऐड कर लो, 1 + 4 + 7 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 147 करोगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो इसके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना सिंपल था ना। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको सब में लगानी है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हो जाते हैं, तो आप इसको अप्रोच करोगे, है ना। चलो, अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक को एक सम संख्या नियत की गई है, तो उनके जो सार्थक शब्द हैं उसमें रख के उत्तरों को सही क्रम में लिखना है। देखते हैं, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले मतलब एक वर्ड बनाना है, ये ना बनाते हैं इसको। वर्ड कैसे बन सकता है? SY सिंबॉलिक बन रहा है, देखो अच्छे से सिंबॉलिक बन रहा है, मैंने देख लिया, समझ लिया। SYMBOLIC सिंबॉलिक। देखो सेम सारे वर्ड है ना, इसमें सारे वर्ड है ना। एस भी है, YMBOLI फिर C, सब मिल गए ना वर्ड, तो सिंबॉलिक बन गया। अब सिंबॉलिक को अरेंज कर लो, इसमें जो भी वर्ड है। एस पे क्या था? एस पे क्या है? 5 है, मैंने 5 कर ली। सेम यही काम करना अपने को, है ना, सब में। रुको मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दूँ। एस में 5 है, फिर वाई में कितनी है? 1 है। अब ऑप्शन में देखते जाओ, 5 के बाद 1 किस में है? तो अब पूरा आपको नहीं करनी है, क्योंकि 5 के बाद 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपको कम समय में डिलीवर करना है क्वेश्चन को, दैट्स इट। बस सीधा मैं इसके बाद जाऊँगा ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक आर्स गोल्ड, बुक्स आर गोल्ड। इसको देखेंगे अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं। अब देखो बुक्स आर गोल्ड ओल्ड, सॉरी, अब यहाँ पे क्या है? बुक्स आर गोल्ड को कोड किया हुआ है। अब फिर नेक्स्ट वाला देखो, 5 4 6 का क्या है? मेन इज़ ओल्ड। अब दोनों में कॉमन क्या है? मेन
बुक्स, इज आर ओल्ड ओल्ड, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ओल्ड कॉमन है, इस दोनों में ओल्ड कॉमन है। और डिजिट कौन सा कॉमन है दोस्तों, ये अपने को देखनी है, दोनों में डिजिट कौन सा कॉमन है, तो दोनों में डिजिट कॉमन है 2 5, 5 कॉमन है दोनों में, देख रहे हो दोनों में 5 कॉमन है। तो इसका मतलब ओल्ड का जो कोड हो जाएगा ना वो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ओल्ड का कॉमन। अब देखो नेक्स्ट वाला 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स, इस कोड में आर किसका अर्थ है, आर पूछ रहा है किसका अर्थ है। तो देखो दोस्तों ये वाला आप देखो बाई गुड आप पहले वाले से मिला, बाई गुड बिल्कुल भी नहीं, बुक्स, तो पहले वाला और तीसरा वाला दोनों में देखो आपका बुक्स कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ना बुक्स किस में कॉमन है, पहला और तीसरा, इसमें बुक्स कॉमन है और इसमें भी बुक्स क्या है कॉमन है ना। तो इस दोनों में बुक्स का कौन सा आपका लेटर कौन सा कॉमन हो जाएगा, 378 और 253 में 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 हो गया किसका दोस्तों, तो ये हो गया बुक्स का है ना, 3 हो गया बुक्स का। और 5 किसका हो रहा था दोस्तों, ओल्ड का है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज आर, अब देखो आप आर का पूछ रहा ना आपसे, तो आर का पूछ रहा ना, तो आर का क्या मतलब हो जाएगा, 5 और 3 आपने पता कर लिया, तो इसमें आपको मिल जाएगा 2 जो कि आपका आर हो जाएगा है ना, क्योंकि आपको पता है पहले का आपको 5 मिल गया बुक्स का, ओल्ड मिल गया ना, 5 बुक्स मिल गया 3, तो फिर जो आर बचा वो 2 ही होगा ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इजी बनते हैं। चलिए दोस्तों थोड़े हम लोग जीके जीएस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने ये वाला भी क्वेश्चन कराया हुआ है, एक अलग ही मतलब एक टॉपिक लेकर बताया हुआ था, काउंटिंग फिगर वाले सीरीज में नहीं देखा तो मैं उस सीरीज को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना है ना, बहुत ईजी रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हुए सारे के सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, आप देख लेना एक बार। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा हुआ, ये भी मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाटा आईपीएल 2022 के किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता था। तो टाटा आईपीएल 2022 जिन दोस्तों ने नहीं देखा फिर भी थोड़ा पता हो जाना चाहिए कि उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर ने ये खिताब जीता था दोस्तों, है ना, जॉस बटलर ने, जो कि अपने पहले ही मैच में शतक ठोक चुके थे और इस आईपीएल का सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने ही बनाया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का और ये जनसंपर्क कार्यक्रम है, जो भी मतलब जनता के द्वारा शिकायतें होगी उसका निवारण किया जाएगा एक मंच के द्वारा, तो इस वजह से इसको शुरुआत की गई थी पंजाब सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है। तो दोस्तों इसका थीम क्या था, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, है ना, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखिएगा। ऊबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा। तो दोस्तों ऊबर कप विजेता दक्षिण कोरिया रहा, उसने चीन को हराकर ये खिताब जीता था दोस्तों, जो कि दूसरी बार अपना ये इस कप को जीता है इसने, याद रखिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों वो गोवा बन गया है भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन शेख महमूद, तो दोस्तों हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों, सोमालिया के, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024-25 रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को की गई थी, है ना, जो कि इसी में बताया गया था कि 2024-25 तक हर घर नल से पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने की कृत्रिमा बनाई है। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष बनाया सोलर ट्री, वो भारत में ही बनाया गया है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए बिल्कुल भी, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में
बनाया गया है दोस्तों, है ना, सोलर ट्री दुर्गापुर में दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कितना स्थान रहा था? तो दोस्तों 2021 में जो जारी हुआ था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा था दोस्तों? तो भारत का स्थान रहा था 46वां, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं कि 2020 में भारत का रैंक क्या था, तो उस समय भारत का रैंक 48वां था दोस्तों, 2 रैंक की सुधार की गई है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में कब तक औसतन अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? औसतन अनुमानित आयु 70 वर्ष। तो 70 वर्ष दोस्तों ये अनुमान किया गया है 2025 तक, याद रखिए, कब तक? 2025 तक। अभी की बात कर ली जाए तो कितना है दोस्तों? 67.5, है ना। 67.5 औसत आयु है दोस्तों, ईयर, है ना, जिसको 70 तक करने का अनुमान किया गया है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय नेचर जो होता है वो ऋणात्मक ही होता है हमेशा, याद रखिएगा, तभी तो अट्रैक्ट करते हैं ना सबको। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड का होता है दोस्तों। और आपको पता ही है कि जिसका जितना अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है ना, याद रखिएगा दोस्तों। किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से क्या होता है? अगर चालक तार का प्रतिरोध अगर बढ़ाना हो या घटाना हो, चेंज करना हो, तो तापमान से क्या किया जाता है दोस्तों? तापमान को अगर आप बढ़ा देंगे तो उसका चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो भी हाई टेम्परेचर होती है दोस्तों उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाई टेम्परेचर, यहाँ तक कि जो सन का टेम्परेचर मापा जाता है दोस्तों वो भी पायरोमीटर से ही मापा जाता है। लगभग 800 के ऊपर जितने भी टेम्परेचर हो जाते हैं ना दोस्तों, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये सारे के सारे पायरोमीटर से ही मापे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस तापमान पर ऐसा होता है दोस्तों उसको हिमांक बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। इस चलिए, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए, सरल लोलक के लिए, लोलक मतलब पेंडुलम, जो घंटी में नहीं, घड़ी में नहीं होता, बड़ी वाली घड़ी में, दीवार घड़ी में पेंडुलम टन टन कर रहा होता है, तो उसके लिए बात की जा रही है ना। तो ये होता है दोस्तों जो मीन पॉइंट होता है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा ना। फिर क्या होता है दोस्तों? तो उस पर कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा होता ना मीन पॉइंट पे, उसके वहाँ का जो त्वरण होता है वो भी 0 हो जाता है। वेग की बात की जाए तो वो मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती ही है जो कि गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। क्या होती है दोस्तों वो लहरें? तो आपने अनुभव किया ही होगा, जब भी कोई पत्थर फेंके होगे आपने, कोई पानी का एक छोटा सा टब में ही पानी क्यों ना हो, उसमें ही अगर आप एक पत्थर फेंको, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंको, तो पानी के ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है? एक सर्कल टाइप का बाहर की तरफ फैलता हुआ एक लहर टाइप का होता है, छोटा ही, बहुत मतलब कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन होता है। तालाब में भी आपने अनुभव किया होगा, फेंका होगा तो कभी भी, या फिर आप ही कूद जाओ तो एक बड़ा सा लहर देखते हो बाहर की तरफ फैलने लगता है, मतलब पानी के अंदर ही एक्चुअली, तो वो होता है एक्चुअली अनुपस्थ होता है ना, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा। लहरें जो होती थी वो अनुपस्थ होती है। और मैं आपको बता दूं कि द्रव के भीतर तो नहीं होता, पानी के अंदर वो लहरें नहीं होती है एक्चुअली में, पानी के ऊपर ही होती है। और गैस में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा, है ना, गैस में अनुपस्थ तरंगें नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है भाई। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो हमारा पास जो हमारे आँख
में रेटिना तो होता ही है, तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो इमेज बनता है ना, वो एक्चुअली रेटिना के पहले ही बन जाता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ दोष होते हैं ना, क्योंकि जो कमियां होती है वही तो होता है ना। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, दूसरी फोकस दूरी तो कम हो जानी है, जिसकी वजह से पहले ही इमेज बन जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं जो दिखाई देती है ना, वो हमें कमज़ोर होती है, दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होता है, गलत इसमें क्या है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता है। एक्चुअली प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। तो नेत्रगोलक की त्रिज्या और व्यास में वृद्धि हो जाती है, ऑफ कोर्स इसी वजह से पहले बन जाता है। फोकस दूरी कम हो जाती है, सही है, और इसकी मोटाई तो बढ़ ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोबाल्ट 60 है ना, कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्ट 60, इसका यूज़ किया जाता है कैंसर के प्रयोग में ना, कैंसर के उपचार में एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रैबीज जो होता है एक्चुअली में एक वायरस फैलता है ना, वायरस होता है। काला जर, काला जर देख रहे हो आप, ये भी एक वायरस ही होता है। डेंगू भी एक्चुअली एक वायरस होता है। तो टाइफाइड जो होता है ना, ये होता है आपका बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड, याद रखिएगा। और वो बैक्टीरिया एक्चुअली में होते सल्मोनेला टाइफी, जो जीव होते हैं ना, उसी के कारण होता है एक्चुअली, वो बैक्टीरिया ही होती है एक्चुअली में, सल्मोनेला। मैं उसको लिख दे रहा हूँ, सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी, टॉफी नहीं टाइफी, याद रखिएगा ना। ये जीव होते हैं, इसी के कारण होता है, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया ही होती है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, सिनकोना का कौन सा भाग, तो सिनकोना का एक्चुअली जो बार्क होता है ना, छाल, वही औषधि देता है दोस्तों ना। एक्चुअली में एक पौधा होता है जिसमें औषधि के गुण होते हैं, है ना। और इसके छाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है ना, उसी में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों ना। एक्चुअली उसके छाल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसकी दवाई बनाई जाती है, तो Q9 होता है उसके छाल में दोस्तों, है ना, Q9। मैं यह लिख दे रहा हूँ, Q9 है ना, यहाँ ना लिखना होगा। मैं इस बार इसको रब कर दे रहा हूँ, देखो Q9 होता है, यही होता है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, है ना, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है ना मलेरिया की दवाई बनाने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो दोस्तों B12 आपको पता ही है, B12। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यूकैरियोटिक में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें समसूत्री कोशिकाएं विभाजित होती है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक में समसूत्री कोशिकाएं विभाजित होती है दोस्तों, सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें रिक्तिकियाँ उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसमें रिक्तिकियाँ जो है उपस्थित होती हैं एक्चुअली में। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ये बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें रिक्तिकियाँ उपस्थित होती हैं एक्चुअली में। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के निचले मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती हैं। तो दोस्तों किसके विरुद्ध कार्य करती है, तो शरीर में जो ऊष्मा की क्षति होती है ना दोस्तों, उसके विरुद्ध में कार्य करती है, याद रखिएगा, शरीर में ऊष्मा की क्षति के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, फ्रुक्टोज के कारण होता है दोस्तों, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है वो सभी प्रोटीन का घटक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा सत्य फल है, सत्य फल। एक्चुअली सत्य फल होता क्या है, सत्य फल एक्चुअली में वो होता है ना फल जो
बनने के टाइम में क्या होता है कि पुष्प का उसका जो फल होता है ना, फूल जो होता है ना, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसको पहले पुष्प उसका फल फूल लगता है ना। जैसे आम ही देख लो, क्या होता है पहले मोजर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोजर, तो एक फूल टाइप का होता है और उसका केवल जो अंडाशय है ना वही भाग लेता है फल बनाने में, उसका अंडाशय ही भाग लेता है, बाकी चीज़ें क्या होती है नीचे गिर जाती है। तो उसी को हम लोग सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, मटर हो गया और ऐसे सारी चीज़ें, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक्चुअली में। तो देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई? कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, एक्चुअली स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, याद रखिएगा। तो बाकी इसके अलावा जो है, एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने क्या किया था पता है? कोशिका शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, कोशिका को सिद्धांत नहीं दिया था इन्होंने, कोशिका शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। कोशिका को खोजा था पहले, लेकिन कोशिका सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। बाकी लाइजोसोम डी डूबे हैं, इंसुलिन हो गया, बेंटिक एंड बेस्ट है, सही है, रक्त परिसंचरण हो गया, विलियम हार्वे है, याद रखिएगा। इतने सारे के सारे सही है दोस्तों ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे आसान है, क्या करना है यहाँ पे, जो द्रव्यमान संख्या है ना उसमें परमाणु संख्या को माइनस कर देना है, बस सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या कितना है दोस्तों? 36 है, मैं इसको पेंसिल कर दे रहा हूँ, 36 है, माइनस कितना करना है, परमाणु संख्या कितना है 17 है, माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों? 19 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है, आंसर आ गया आपके हाथ में। तो इसमें न्यूक्लियस कितनी हो जाएगी दोस्तों? उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 19 हो जाएगी, है ना, बहुत ईजी है। चलो, लोहे में जंग लगने के निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगे इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन, हवा और जल दोनों, हवा और जल दोनों इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके जंग लगती है दोस्तों। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और डैश के विलय होते हैं। तो एक्चुअली में क्योंकि आपको पता ही है कि नॉर्मल जो सॉल्ट हो, नॉर्मल जो वाटर होता है ना उसके कंपेरेटिवली जो सॉल्टी वाटर होता है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत तेज़ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों? एक अवरूप है एक्चुअली में। ओजोन का आपको फार्मूला पता ही है, O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन का O2 होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, उसका एक अवरूप ही तो है। ओजोन एक गैस है, आपको पता ही है, जो क्या होता है एक्चुअली में, तो सन से जो भी मतलब किरणें आ रही होती है ना, तो उसमें से बहुत सारी ऐसी किरणें होती है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो वो क्या करता है, जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, उन किरणों को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है एक्चुअली उस किरणों से, उसको रोकता है वो, है ना, यही है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि त्रिपरमाणुक होता है, यहाँ पे 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, है ना, जबकि आपका ऑक्सीजन में 2 होते हैं। तो यही है इसका रिस्पॉन्सिबल, है ना, याद रखिएगा, इसका अवरूप होता है एक्चुअली में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न कम होता है? सबसे ज्वलन ताप किसका कम होता है दोस्तों? तो आपको पता ही है ज्वलन ताप सबसे कम होता है पेट्रोल का। बाकी देख लो आप, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, ये सब जलते इसका तापमान टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वही पेट्रोल का देख लो, इंस्टेंट तो बढ़ जाता है लेकिन इसका टेम्परेचर कम होता है ना, ज्वलन ताप सबसे कम होता है। चलिए आगे कुछ मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, तो जो हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में करी हुई है। चलिए, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप्स निम्न में से कौन है? तो कौन है दोस्तों? आप ऑप्शन देख रहे होंगे, रेडियो आयोडेनिक, रेडियो सीसा, ऐसा करके समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो इसका जो मेन हो जाएगा ना दोस्तों, वो रेडियो फास्फोरस हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के लिए एक्चुअली में प्रयोग जो किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स, वो होता है रेडियो फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। जो रेडियो फास्फोरस होता है ना वो 32, एक्चुअली रेडियो फास्फोरस 32, उसका प्रयोग ही किया जाता है चर्म रोग में ना। तो यहाँ पे मैं 32 भी लिख ही दे रहा हूँ। चलो, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है?
तो रासायनिक परिवर्तन है एक या एक से अधिक बनते हैं ना। बाकी भौतिक परिवर्तन तो आपको पता ही है, एक ही कोई प्रोडक्ट बनता है ना, फिर से इरिवर्सिबल भी हो जाता है, लेकिन ये भले रिवर्सिबल भी हो जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, आपको पता ही है, बदलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं हम लोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे उसके सदस्य दोस्तों, आपको पता ही है। उसमें टोटल 389 सदस्य थे दोस्तों, 389। उसमें से 293 तो सिर्फ उधर के ही थे, ब्रिटिश वाले ही थे, है ना। 293 या 96, 296 थे एक्चुअली में, याद रखिएगा दोस्तों, 296। फिर उसमें भी जो राज्य प्रांत के थे वो कितने थे दोस्तों, राज्य प्रांत से वो थे 292, है ना। मैं एक्चुअली यहीं कन्फ्यूज हो गया। और 4 कमिश्नरी के थे, है ना, जो कमिश्नरी थे उसमें से थे। और इसके अलावा 296 तो इधर से हो गए, ब्रिटिश प्रांत के 296 हुआ करते थे, है ना। इसके अलावा 93 जो थे वो देसी रियासतें थे, राजा राजवाड़े जो थे वो लोग भी थे। तो ऐसे मिला के 389 हुआ करते थे, है ना, याद रखिएगा 389। तो ये एक्चुअली जो जितने भी प्रांत हैं ना उसके ही विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जितने भी विधानसभा हैं उसी के द्वारा निर्वाचित किए गए थे दोस्तों, ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इसका तो आपको हो ही गया होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन। निम्न में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, कौन सा रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको पता ही है। आर्टिकल 32। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए टोटल कितने किया जा सकते हैं दोस्तों? तो वो टोटल 12 हो सकता है ना, याद रखिएगा 12। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। आर्टिकल 118 118 के 4 के तहत, 118 के 4 के तहत क्या होता है, संसद की जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है दोस्तों, ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? मतलब वो राज्यसभा का सदस्य है फिर भी राज्यसभा में बोलेगा और लोकसभा में भी बोल सकता है। वो कौन सा होता है दोस्तों? तो होते हैं एक्चुअली में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 88 में कहा गया है दोस्तों, है ना। आर्टिकल 88 जो है वो कहता है कि आप बोल तो सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। चलिए, महान्यायवादी को ये अधिकार है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की दी गई है? तो दोस्तों ये है कौन सा, ये है 15वां। कौन सा है दोस्तों? 15वां। भारत के महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, ना, लोक लेखा समिति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो दोस्तों वो है कानून और व्यवस्था, जो है वो स्थानीय सरकार की मामला नहीं है, कानून व्यवस्था। बाकी चीज़ें आप देख लो, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सभी स्थानीय सरकार के हाथ में होता है, ना। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? अजात शत्रु किस वंश से थे दोस्तों? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, ना, याद रखिएगा। सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था?
तो दोस्तों विलियम जोन्स थे, है ना, याद रखिएगा, वो विलियम जोन्स थे दोस्तों, है ना, इन्होंने इसको किया था। जबकि प्लेटो और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था दोस्तों, है ना, एड्रोकोटस के रूप में। कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा है? कर्नाटक वंश का संस्थापक नन्यदेव थे दोस्तों, याद ही है आपको। चलिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये खैराती अस्पताल से संबंधित है दोस्तों। तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन था? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वो थे मिनहाज उल उस सिराज, मिनहाज उज सराज, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो दोस्तों वो अकबर के राज दरबारी थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था दोस्तों? तो आपको पता ही है, होम रूल लीग की स्थापना से एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों के तीनों संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो आपको पता ही है दोस्तों ये क्यों जमा हुए थे। तो एक्चुअली जो किचुल और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा था ना, जो कि वहाँ क्या थे दोस्तों, ये लोग डॉक्टर थे। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो आपको पता ही है दोस्तों 1922 की बात है, 23 की बात है ना। उस समय असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, है ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो दोस्तों वो कॉपरनिकस थे, है ना, जिन्होंने इसकी खोज करी थी, कॉपरनिकस। और इसके अलावा जो एक भारतीय प्रसिद्ध खगोलविद थे बराहमिहिर, उन्होंने भी लगभग 1000 वर्ष पहले ये बताया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, है ना, इन्होंने भी बताया था। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं ना, जो कि भारत से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका जो है दोस्तों वो सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और वही अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है ना, याद रखिएगा, 21 जून को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है दोस्तों? तो है कोडरमा पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई है, इसका याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो कुमाई हिमालय से नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों, है ना, उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है, याद रखिएगा। चलिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो पंपास के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पंपास के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो वो कानपुर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो वो है कैम्बे की खाड़ी, वहाँ पे परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों, है ना। बाकी इसके अलावा अगर भारत में बात कर ली जाए तो जहाँ पे परवाल भित्ति पाई जाती है तो एक्चुअली आपका कच्छ का जो खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो जाती है, मिनिकॉय द्वीप हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है और एक मलबन क्षेत्र हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ना। चलिए
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो वो नीदरलैंड में अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? वो थे टॉसले, है ना, याद रखिएगा, टॉसले थे दोस्तों। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो वो है धान का खेत। क्या है दोस्तों? धान का खेत, याद रखिएगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले घास, फिर उसको टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वो घटती है एक्चुअली में, है ना, याद रखिएगा। दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह अंटार्कटिका में, है ना, याद रखिएगा। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों, है ना। और इसको श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही है। और ये एक्चुअली में है क्या दक्षिणी गंगोत्री? तो ये दोस्तों भारत का पहला स्थापित क्या है? अनुसंधान केंद्र है ना, रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री, याद रखिएगा, जिसको 1984 में स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1984 में स्थापित किया गया था दक्षिणी गंगोत्री। ये एक्चुअली में रिसर्च स्टेशन है, याद रखिएगा। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह के द्वारा कराया गया था दोस्तों। जय सिंह राजस्थान के थे दोस्तों। फिर आते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो एच.जे. भाभा, है ना। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक एच.जे. भाभा को माना जाता है। इनकी अध्यक्षता में एक्चुअली 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, है ना। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। भाभा रिसर्च स्टेशन आपको पता ही है। चलिए, अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1918 है दोस्तों, सॉरी 918 है, याद रखिएगा। जबकि भारत की जनगणना, भारत का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है? 943 है ना, याद रखिएगा। 943 भारत की है और 918 बिहार की है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।